कॉस्टिंग होता क्या है, कैसे अकाउंटिंग करना है या क्या क्या करना है, हम सब कुछ देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली उन चीज़ों का दिया जाता है जो लंबे ड्यूरेशन के लिए हो। अब यहाँ पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करने वाले हैं ये मोस्ट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें की जाती है उसके लिए होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हो सकता है एक बार में एक कॉन्ट्रैक्ट मिले या एक से ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जनरली हम किसके बारे में अकाउंटिंग करेंगे, जैसे कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो जनरली इनके लिए लंबा समय लगता है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रॉपर रखनी पड़ती है ताकि हमें पता चल सके हमारा कॉस्ट कितना बैठ रहा है और हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, या जो भी हमारा कॉस्ट है और जो भी हमें इनकम मिलने वाला है वो बराबर मैच कर सके, या मीन्स हमारा कॉस्ट एक्सीड ना हो जाए हमारे इनकम से। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है दो लोगों के बीच का अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट रिलेटेड विथ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, रोड और कोई भी ऐसी चीज जो हमें जिसके बारे में हमें बताया गया हो कि आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो जनरली ये लॉन्गर ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अब कॉन्ट्रैक्ट है मतलब दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एक होगा कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्टी। जिस बंदे को हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। अब जो भी पेमेंट होगा, वैसा तो है नहीं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा देंगे। तो हम किसी को भी अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्राइस डिसाइड करना पड़ता है कि इतना प्राइस होगा, इतने प्राइस में आपको ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। अब दोनों पार्टी अगर अग्री करती है कि हाँ ये प्राइस हमारे लिए सुटेबल है, तो वो प्राइस को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मीन्स ऐसा प्राइस जिस प्राइस पे हमने डिसाइड किया है कि ये काम हमें कंप्लीट करके मिल जाना चाहिए। तो अभी हमने तीन टर्म देखे। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा होता है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्टी ये वो होता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं कि ये काम हमें करके चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। थर्ड टर्म हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पे दोनों पर्सन एग्री करते हैं कि ठीक है हम ये प्राइस पे ये काम करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम पे कंप्लीट होता है। तो जनरली जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट उतना लंबा क्या होगा, उसका ड्यूरेशन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फ्लाईओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ले लूँ या रोड्स के कंस्ट्रक्शन ले लूँ, तो वो लंबे समय के लिए चलते हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीना चल सकता है, साल भर चल सकता है, कभी कभी 2 साल के लिए भी या 3 साल के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको अगर आइडिया होगा तो नेशनल हाईवेज वगैरह बनने में बहुत टाइम जाते हैं, वो कुछ सर्टन किलोमीटर्स तक ही एक दिन में बन पाता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम जाता है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो हो सकता है हमारा फर्स्ट ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, तो सेकंड ईयर में भी वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। अगर सेकंड ईयर में जाएगा तो क्या हम अपना अकाउंटिंग उस बेसिस पे नहीं करेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा ईयर खत्म हुआ हमें वो ईयर का अकाउंटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और अपने नेक्स्ट ईयर पे मूव ऑन होना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा जब तक चलते रहेगा तब तक मैं वो अकाउंटिंग नहीं करूंगा, एक साथ में पूरे 2 साल या 3 साल का अकाउंटिंग करूँ, तो मैं हर ईयर में अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब अगर जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस बेसिस पे मैं अपना प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकता। तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा काम कितना कंप्लीट हुआ या कितना काम मेरा अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी काम कि कितना बाकी है या उसका कॉस्ट कितना होगा, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग हर ईयर में करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है, जो भी मेरा काम कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ तो पेमेंट मिलना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप क्या करेंगे, आप रुके रहेंगे 3 साल तक कि मेरा हाँ भाई पूरा पे काम हो जाएगा उसके बाद आप मुझे पे करना? नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो कॉन्ट्रैक्टी कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझे स्टार्टिंग में ही पूरा पेमेंट करना पड़े। ठीक है, तो दोनों के बीच में जनरली क्या होता है होता है कि ठीक है जितना मेरा काम हुआ रहेगा उतना तुम पे कर देना। तो काम कितना हुआ है ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपना जो भी काम हुआ रहता है वो सर्टिफाइड करवाता है किससे, एक आर्किटेक्ट से, कि नहीं मेरा काम इतना कंप्लीट हुआ, इसके बेसिस पे आप मुझे पे कर दो। तो यहाँ पे जो भी काम कंप्लीट हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, एक
आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा। अब आर्किटेक्ट ने जितना भी काम सर्टिफाई किया उसको हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाई। अब काम तो हुआ है बट आर्किटेक्ट उसको कंप्लीट नहीं मानता, वैसे केस में हम उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। जो काम तो हमने थोड़ा बहुत किया है बट आर्किटेक्ट उसको सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कंप्लीशन का, उसको हम बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। अब जो भी वर्क अनसर्टिफाइड रहेगा वो हमेशा किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे। वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट पे, ये याद रखना प्लीज। उसके बाद जो भी हमारा सर्टिफाइड है हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। अब कुछ ना कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, हर साल बचा हो, ओपनिंग हो क्लोजिंग हो। अगर हमने जस्ट स्टार्ट किया है तो चांसेस है कि ओपनिंग ना हो, बट अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगले ईयर भी जाने वाला है तो जनरली हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होगा कि जो हमारे पास रिमेनिंग मटेरियल्स बच गए उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद अब अगर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पे कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैश रिसीव। मींस कैश रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करेगा और पे कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि वर्क सर्टिफाइड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा वर्क सर्टिफाइड है बट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टी हर बार क्या करे, पूरा का पूरा पे कर दे। इन केस वो क्या करता है 90% पे कर रहा है, मतलब 10% उसने क्या किया, पैसा अभी भी बाकी रखा। फॉर एग्जांपल 3 लाख का वर्क सर्टिफाइड था बट सामने वाले ने मुझे 2,70,000 ही पे किया या 2,80,000 ही पे किया। इन दैट केस उसने क्या किया, जितना भी मैंने काम किया था या जितना मेरा वर्क सर्टिफाइड था उसमें भी उसने 5-10,000 या 20,000 मुझे कम दिया। तो वो जो कम दे रहा है ऐसा नहीं कि वो मुझे फ्यूचर में वो अमाउंट पे नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे पूरा अमाउंट पे करेगा। बट एट करंट जो उसने मुझे कम दिया है उसको हम बोलेंगे कैश रिटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिटेन। कैश रिटेन ऐसा अमाउंट होता है जो मेरा वर्क सर्टिफाइड तो है बट सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट मुझे उसके लिए एट करंट पे नहीं कर रहा है। हमने देखा कि कैश रिटेन, कैश रिसीव या फिर ये भी टर्म्स क्या होते हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं। अब कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उस काम में मशीनरी यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मशीनरी यूज करना पड़ेगा। अगर मैं कोई मशीनरी यूज कर रहा हूँ तो वो मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी होगा। वो डेप्रिसिएशन अगर स्पेसिफिक है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर लिखेंगे। इन द सेंस कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई मशीनरी है वो क्या कर रहा हूँ, मैं पहले से कंटिन्यूटी में यूज कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो मशीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहा हूँ। वैसे केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा डेप्रिसिएशन होगा सिर्फ उतना ही क्या करूंगा, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करूंगा। बट इन केस मैंने क्या किया है, स्पेशली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई मशीन परचेज किया है और जैसे ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है मैं वो मशीन सेल कर रहा हूँ, उस केस में मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा परचेज प्राइस रहेगा और एट द एंड मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा, वो दोनों को परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस करूंगा, तो जो भी उसका अमाउंट रहेगा वो एज अ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो डेप्रिसिएशन का है। हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमें ध्यान देना है कि वो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया गया है या पहले से यूज में था। ठीक है, उसके बाद हमारा काम भी डिपेंड करेगा कि उस ईयर में हमने कितना काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल या 4 साल चल रहा है उस केस में मैं क्या करूंगा, क्या पूरा प्रॉफिट में एक ही साल में लिख दूंगा, नहीं। तो जितना भी मेरा काम कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ रिजर्व भी मेंटेन रखना है, तो मैं कुछ पोर्शन क्या करूंगा, एज अ प्रॉफिट रखूंगा और कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व मेंटेन रखूंगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज आपका काम कंप्लीट हुआ है और कितना परसेंटेज बाकी है। फॉर एग्जाम्पल इन केस मेरा काम 25% या उससे कम कंप्लीट हुआ है, 25%, और मैं अपना प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करूंगा, नील, दैट इज जीरो। मैं कोई भी प्रॉफिट उसमें से ट्रांसफर नहीं करूंगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या होगा, जो भी मुझे नोशनल प्रॉफिट हुआ वो एज अ रिजर्व मेंटेन होगा। अगर मेरा काम 25% से ज्यादा, मोर देन 25% बट लेस देन 50%, तो उस केस में मैं 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट into cash received upon work certified
हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अगर मेरा काम कितना कंप्लीट हुआ 25% या उससे ज़्यादा बट 50% से कम, उस केस में हमारा ये फॉर्मूला काम में आता है, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब नोशनल प्रॉफिट होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोशनल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं अकाउंटिंग तो फर्स्ट ईयर में करूंगा ही, सेकेंड ईयर तक के लिए मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा तब मैं अकाउंटिंग करूंगा। तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट वो नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो मेरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जितना मैंने काम कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे मुझे वो प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। तो 25% से ज्यादा बट 50% से कम, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिजर्व। थर्ड फॉर्मूला है 50 बट 90% से कम हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% बट लेस देन 90%, उस केस में फॉर्मूला हमारा आ जाएगा 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर मेरा काम कितना कंप्लीट हुआ है 50% से ज़्यादा बट 90% से कम, उस केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इन केस अगर मेरा काम 90% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ। बट अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वहीं पे क्लोज होता है। कब? जब हमारा पूरा हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा या जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, पूरा का पूरा जो भी अमाउंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, ठीक है। ये 3 के अलावा आपको एक और फॉर्मूला आ सकता है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे रहता है, P&L अकाउंट का। एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेशन करना है तो क्या करने का, एस्टिमेटेड बेसिस इन द सेंस आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिए रहेंगे और अगले साल का मीन्स फ्यूचर ईयर का आपको क्या दिया रहेगा, एक्सपेंस दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट निकालना रहेगा। तो फ्यूचर का जो आपको दिया रहेगा वो एक्चुअल नहीं रहेगा, एस्टिमेटेड रहेगा, प्रेडिक्टेड रहेगा, तो उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड ही निकालना है। तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या होगा, P&L इज इक्वल टू टोटल ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, total estimated profit into work certified upon contract price into cash received upon work certified। अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये आपके लिए फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट पे जा रहे हैं हम कि फॉर्मेट कैसे रहेगा, क्या करना है आपको उसमें। तो फॉर्मेट अभी मैं फिलहाल रफ बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ, फुल फ्लेज हम जब नेक्स्ट सम करने जाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में जब हम सम करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी मेरा मटेरियल रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 रॉ मटेरियल, और लेबर भी कुछ लगेंगे तो 2 लेबर चार्जेस। उसके अलावा कोई जनरल एक्सपेंस या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्सपेंसेस। अगर मैंने आर्किटेक्ट को फीस दिया है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा 2 आर्किटेक्ट फीस। और भी अगर कोई एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, या कोई सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में मेरा आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऑप्शन रहता है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर हम अलग से भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा अगर मुझे कोई इनकम मिल रहा है या कोई मटेरियल में रिटर्न कर रहा हूँ तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा,
अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो, या फिर मेरे पास कोई मटेरियल साइड पे आ रहा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा, तो क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकेस अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे डायरेक्टली पीएनएल आ जाएगा, बट इनकेस मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये नोशनल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब यहाँ वाला नोशनल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट रहेगा वो ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, और बचा हुआ जो भी रहेगा वो चले जाएगा टू रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज में, या फिर रिजर्व आप बोल सकते हो। जो भी बैलेंस यहाँ बच जाएगा वो कहाँ चले जाएगा, रिजर्व्स में, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में। अब किस बेसिस पे ट्रांसफर करने का, उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। अब मेरा वर्क परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल सा, हम फॉर्मूला वाइज भी जा सकते हैं या फिर हम नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख रुपीज़, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 5 लाख रुपीज़, और मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना था 3 लाख रुपीज़। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा कितना काम यहाँ कंप्लीट है, तो जो भी मेरा वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो हमने यहाँ पे क्या किया इंटू 100 क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो मेरा कितना काम कंप्लीट था, 5 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 3 लाख का मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो हम इजीली यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप लॉजिकल बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो। इन दैट केस मेरा परसेंटेज आ जाएगा 60%। अब अगर मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन 60% आया तो उसके बेसिस पे मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बट इन केस अगर मेरा ये परसेंटेज 50% से कम आता तो मैं यूज करता 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हमारा फॉर्मूला इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे क्या होगा, डिसाइड होगा। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो या कंसेप्ट समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।